भैया बहनों, कक्षा नवम के इस हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सबका स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व और काव्य के भेदों की। भैया बहनों, परीक्षा में 10 अंक के प्रश्न आते हैं, जिसमें से 5 अंक काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित आते हैं और 5 अंक के प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित आते हैं। आज हम आपसे हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सर्वप्रथम काव्य क्या है, कविता क्या है, काव्य सौंदर्य के तत्व कौन कौन से हैं और काव्य के भेद कितने हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखें, काव्य किसे कहते हैं। आप सबको वो घटना याद होगी, तमसा के तट पर संविधा लेने गए महर्षि वाल्मीकि ने जब वह दृश्य देखा कि 2 क्रौंच युगल आपस में काम क्रीड़ा कर रहे थे। एक बहेलिये का तीर नर पक्षी को लगता है और वो छटपटा करके वहीं प्राण त्याग देता है। क्रौंची के उस करुण क्रंदन को सुन करके महर्षि वाल्मीकि के मुख से शाप निकलता है। उनके हृदय में जो पीड़ा होती है, उस दृश्य को देख करके वो शाप के रूप में बाहर आती है और शाप देते हैं, मानशात प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। भैया बहनों, यही शाप जब इस पर विचार करने लगते हैं तो महर्षि वाल्मीकि को लगता है कि अरे ये तो कविता है जो शाप के रूप में हमारे मुख से निकली है। ये तो छंदोबद्ध है, इसके प्रत्येक चरण में 8-8 मात्राएं हैं। ये अनुष्टुप छंद में लिखी हुई विश्व की हिंदी साहित्य के संस्कृत साहित्य की पहली कविता थी। प्रसाद जी ने लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। आपको समझ में आ गया होगा भैया बहनों, ये कविता हृदय की अभिव्यक्ति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अभिव्यक्ति का नाम है, जो सौंदर्य की अनुभूति कराते हुए आनंद का सृजन करती है। भैया बहनों, कविता हृदय पक्ष से संबंध रखती है और गद्य का संबंध बुद्धि तत्व से होता है। गद्य विचार की प्रधानता पर आधारित होता है। हृदय के लिए विचारों का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है। हृदय में उमड़े हुए विचार जो होते हैं, हृदय में आने वाली जो अनुभूतियां होती हैं, काव्य के रूप में वही प्रस्फुटित होती हैं। तो कविता या काव्य हृदय को आनंद देने वाली अनुभूति है। भैया बहनों, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा गया है कि जो रसात्मक वाक्य हैं वही काव्य है। ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने से रस यानी आनंद की अनुभूति हो, जिनको पढ़ने से हृदय में आनंद की उत्पत्ति हो, वही वाक्य काव्य कहलाते हैं। काव्य को ब्रह्मानंद सहोदर इसलिए कहा गया है क्योंकि काव्य की आत्मा रस है और रस ब्रह्मानंद का, परम ब्रह्म परमेश्वर का सहोदर है। रसो वैसा, पारब्रह्म परमेश्वर को भी रसो वैसा कह करके साहित्य मर्मज्ञों ने पुकारा है। तो भैया बहनों, ये काव्य हृदय की अनुभूति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार
हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्त की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। इस कविता छंदबद्ध होती है और छंद कविता को संगीत प्रदान करते हैं। मात्राओं में, तुक में, लय में, गति में बंधी हुई वाक्य रचना, छंदोबद्ध वाक्य रचना एक कविता कहलाती है। इस कविता के विषय बहुत सारे हो सकते हैं। कहीं प्राकृतिक दृश्य हो सकता है, कहीं कोई युद्ध का चित्रण हो सकता है, कहीं कोई बाल क्रीड़ा हो सकती है। ऐसे बहुत सारे दृश्य कविता के वर्ण विषय हो सकते हैं। कविता यानी काव्य के जो सौंदर्य तत्व हैं, काव्य सौंदर्य तत्व, ये 4 प्रकार के हैं। पहला है भाव सौंदर्य, भाव पक्ष, भाव सौंदर्य। भैया बहनों, हृदय में उमड़ते हुए भाव और उन भावों का प्रकटीकरण, यही कविता है। हृदय में कभी सुख का भाव होता है, कभी प्रेम का भाव उमड़ता है, कभी करुणा का भाव उमड़ता है, कभी दया का भाव उमड़ता है, कभी घृणा का भाव होता है। ऐसे जो हृदय में उपस्थित जो स्थायी भाव हैं, वही जब काव्य के रूप में प्रस्फुटित होते हैं, प्रकटित होते हैं, तो भाव सौंदर्य की सृष्टि करते हैं। भाव सौंदर्य के अंतर्गत रस आते हैं। भाव सौंदर्य के अंतर्गत रसों का अध्ययन किया जाता है। रस यानी आनंद, रस अर्थात मजा। कहते हैं नींबू का रस निचोड़ करके अलग कर दिया जाए, जो शेष भाग है उसमें क्या बचेगा? कुछ नहीं। जो भी लुगदी बचेगी वो स्वादहीन, आनंद रहित होगी। ऐसे किसी भी चीज से अगर उसका रस भाग निकाल लिया जाए तो शेष भाग निष्प्रयोज्य हो जाता है। ऐसे काव्य से अगर रस को निकाल लिया जाए तो काव्य भी नीरस हो जाता है। रस काव्य की आत्मा है। हिंदी के जो साहित्याचार्य हैं, उन्होंने 9 रसों का उल्लेख किया है। परवर्ती साहित्याचार्यों ने भक्ति और वात्सल्य नामक 2 और रस जोड़े हैं। इस प्रकार से 10 रस हैं, 11 रस हैं वर्तमान में। इन सब के स्थायी भाव हैं। जब रस का अलग से हम अध्ययन करेंगे तो विस्तार से आपको बताएंगे। भाव सौंदर्य के अंतर्गत हम रसों का उल्लेख करते हैं। और दूसरा है विचार सौंदर्य। विचार सौंदर्य विचार सौंदर्य के अंतर्गत कवि या साहित्यकार कविता में विभिन्न प्रकार के विचारों का उल्लेख करता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं हम पढ़ेंगे तो प्रगतिवादी विचारों से अनुप्राणित हैं। निराला को पढ़ेंगे तो निराला के काव्य में छायावाद का पुट है और उत्तरार्ध निराला जी का प्रगतिवादी है। मैथिली शरण गुप्त रामनरेश त्रिपाठी की रचनाओं को पढ़ेंगे तो देश प्रेम से संबंधित विचारों का उसमें ज्यादा उल्लेख किया गया है। तो दूसरा तत्व है काव्य सौंदर्य का विचार तत्व, विचार सौंदर्य। पहला है भाव सौंदर्य, इसके अंतर्गत रसों का उल्लेख होता है। और दूसरा है विचार सौंदर्य,
इसमें विभिन्न प्रकार के जो विचार हैं, जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं, सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात करना हो या समाज को नई दिशा देने का काम हो, देश प्रेम की भावना को बढ़ाने का काम हो, ऐसे विचार सौंदर्य के अंतर्गत विचारों का उल्लेख होता है। और तीसरा है नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य, नाद सौंदर्य के अंतर्गत हम छंदों का उल्लेख करते हैं। कविता में वर्णों का, मात्राओं का इस प्रकार से नियोजन करना कि कविता में गति आ जाए, कविता में उसको पढ़ने से एक ध्वनि का आभास होने लगे। रनित भृंग घंटावली, झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। इसको पढ़ने से ऐसे लगता है कि जैसे कोई मतवाला हाथी धीरे धीरे मंद मंद गति से आ रहा हो। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। आप देखें, इसे पढ़ते ही ऐसा लगता है कि पक्षियों का समूह बोल रहा हो। तो नाद सौंदर्य के अंतर्गत हम छंदों का उल्लेख करते हैं। इस प्रकार के वर्णों का कवि प्रयोग करता है कि उससे ध्वनि निकलती है। और चौथा है अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य, इसके अंतर्गत बुद्ध तत्व और भाव तत्व ये दोनों आते हैं। इस प्रकार से काव्यगत सौंदर्य जब हम व्याख्या के अंतर्गत लिखते हैं तो हम इन चार बिंदुओं पर विचार करते हैं। उसमें भाव सौंदर्य कैसा है, विचार सौंदर्य कैसा है, उसमें नाद सौंदर्य के लिए क्या अभिव्यंजना है, और अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य कैसा है। अब आगे हम चलते हैं काव्य के भेद। काव्य के भेदों की हम चर्चा करेंगे। काव्य क्या है इसके बारे में हमने जान लिया है। अब काव्य के भेद देखिए। काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं। काव्य के दो भेद हैं। पहला है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य, और दूसरा है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वह काव्य है जिसे हम केवल सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ करके समझते हैं या सुन करके आनंद की अनुभूति करते हैं, वो श्रव्य काव्य होता है। दृश्य काव्य में पढ़ने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ हमारी दृश्य इंद्रियें यानी हमारी आंखें भी सक्रिय होती हैं और हम उन घटनाओं को प्रत्यक्ष देखते हैं। तो इस प्रकार से काव्य के मुख्यतः दो भेद हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। काव्य के भेद से संबंधित प्रश्न भैया बहनों प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, और वहां पर अगर आप सजग नहीं रहेंगे तो आपसे चूक हो जाएगी। इसलिए जब भी पूछा जाए कि काव्य के कितने भेद हैं तो आपको दो बताने हैं। पहला वह जिसे हम सुनते हैं, केवल सुनते हैं, पढ़ते हैं, और दूसरा वह जहां हमारी कर्णेंद्रिय और दृश्येंद्रिय ये दोनों सक्रिय होती हैं। हमारे कान और हमारी आंखें दोनों सक्रिय होती हैं, उसको हम दृश्य काव्य कहते हैं। अब श्रव्य काव्य के अंतर्गत श्रव्य काव्य के भी भेद हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत
इसके दो भेद हैं। पहला है प्रबंध काव्य, काव्य, और दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य ये श्रव्य काव्य के भेद हैं। काव्य के दो भेद श्रव्य और दृश्य। श्रव्य काव्य के भी दो भेद, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य वह काव्य होता है जिसमें जीवन की किसी घटना का सांगोपांग उल्लेख होता है, और मुक्तक काव्य वह काव्य होता है जिसमें एक ही छंद में संपूर्ण भावों को प्रकट किया जाता है। एक एक छंद अपने में स्वयं में पूर्ण होता है, उसका उसके आगे और पीछे से कोई लेना देना नहीं होता है। तो प्रबंध काव्य में हम देखते हैं तो प्रबंध काव्य के तीन भेद हैं। पहला है महाकाव्य, महाकाव्य। दूसरा है खंड काव्य, और तीसरा है आख्यानक गीति, आख्यानक गीति। ये तीनों प्रबंध काव्य के भेद हैं। महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीति। भैया बहनों, ये महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीति, इनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये बाबा है तो उसका बेटा है खंड काव्य, और खंड काव्य का बेटा है आख्यानक गीति। उम्र में जो इन तीनों में अंतर होता है, विस्तार की दृष्टि से इन्हीं महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीति में अंतर होता है। भैया बहनों, महाकाव्य किसी कालखंड की घटना का एक सांगोपांग चित्रण करता है। इसका एक नायक होता है, धीरोदात्त नायक सर्वश्रेष्ठ नायक कहा जाता है महाकाव्य का। महाकाव्य में 7-8 सर्ग होते हैं, और इसमें उस काल की पूरी घटना का वर्णन होता है। जबकि खंड काव्य को देखें तो महाकाव्य का एक अंश मात्र होता है, जिसमें किसी एक विशेष घटना को 4-5 सर्गों में विभाजित करके और उसको लिखा जाता है। और तीसरा है आख्यानक गीति। आख्यानक गीति वह प्रबंध काव्य है, किसी कहानी को जब गीत के रूप में लिखते हैं, पूरी कहानी को, पूरी घटना को गीत के रूप में लिखते हैं और गाई जाती है, तो आख्यानक गीत होती है। जैसे झांसी की रानी की समाधि पर कविता है, वो आख्यानक गीत का उदाहरण है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि है, लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। भैया बहनों, तो अब देखते हैं महाकाव्य। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। हिंदी का जो पहला महाकाव्य है वह है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये हिंदी का आदि महाकाव्य है, और इसके जो रचयिता हैं चंद बरदाई, दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे और दरबारी कवि भी थे। उन्होंने इस महाकाव्य की रचना की है। पृथ्वीराज रासो ये महाकाव्य चंद बरदाई का लिखा हुआ है। ये आदि महाकाव्य है हिंदी साहित्य का। इसके बाद आप देखें जायसी का पद्मावत है, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस है।
मैथिलीशरण गुप्त का साकेत है। ऐसे अनेक महाकाव्य हिंदी साहित्य में लिखे गए हैं। दूसरा है खंड काव्य। खंड काव्य महाकाव्य की अपेक्षा आकार में छोटा होता है। इसमें किसी एक घटना का 4-5 सर्गों में उल्लेख किया जाता है, इसका भी नायक होता है, लेकिन इसमें संक्षिप्त वर्णन होता है। खंड काव्यों में आप देखते हैं हल्दी घाटी, जयसुवास, नहुस, आग पंचवटी आदि अनेक खंड काव्य आपको मिलेंगे। श्रवण कुमार है, मेवाड़ मुकुट है, तो ये खंड काव्य हैं। आख्यानक गीतियों में झांसी की रानी, विकट भट्ट, रंग में भंग, ये आख्यानक गीतियां हैं। तो इस प्रकार से ये प्रबंध काव्य की चर्चा हमने आपसे की है। प्रबंध काव्य के 3 भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीति। दूसरा है मुक्तक काव्य। हमने आपको बताया मुक्तक काव्य में एक ही छंद में पूरा वर्णन होता है, एक ही छंद अपने में पूर्ण होता है। ऐसे मुक्तक काव्य के अंतर्गत इसके 2 भेद हैं। पहला है पाठ्य मुक्तक और दूसरा है गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक के अंतर्गत रहीम, कबीर के नीतिपरक दोहे, समाज सुधार संबंधित बातें, गिरधर की कुंडलियां, रसखान के सवैये, ये सब पाठ्य मुक्तक के अंतर्गत आते हैं। और गेय मुक्तक वह मुक्तक होता है जिसका गान किया जाता है, जो गाया जाता है। यह छंदोबद्ध रचना होती है, इसे गीत या प्रगीत काव्य भी कहते हैं। यह अंग्रेजी के लिरिक का पर्याय है। भैया बहनों, इस प्रकार से श्रव्य काव्य के भेदों को हमने देखा है। श्रव्य काव्य के 2 भेद, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं, पुनः महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतियां। मुक्तक काव्य के 2 भेद हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। अब हम चर्चा करेंगे आपसे दृश्य काव्य की। दृश्य काव्य वह काव्य होता है जिसमें हमारी श्रवणेंद्रिय और दृश्येंद्रिय दोनों काम करती है साथ साथ। हम किसी घटना को, किसी कविता को सुनते हैं और सुनने के साथ साथ हम उसका दर्शन भी करते हैं, देखते भी हैं। इसमें नाटक, नौटंकी, एकांकी, प्रहसन आदि आते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक, नौटंकी, एकांकी, प्रहसन, भाण, बीथी, ये सब आते हैं। जो रामलीलाएं हैं होती हैं वो भी दृश्य काव्य के अंतर्गत हैं। भैया बहनों, आज कक्षा 9 के इस काव्य संबंधित पाठ में हमने आपसे 3 बातों की चर्चा की है। कविता क्या है, काव्य सौंदर्य के तत्व कौन कौन से हैं और काव्य के भेद कौन कौन से हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न आपको हर परीक्षा में मिलेगा। ठीक से इसकी तैयारी करिए। घर पर बैठे बैठे आप हमसे जुड़े रहें, हम बराबर आपसे जुड़े रहें, और जब तक ये महामारी दूर नहीं होती है तब तक ऐसे ही इस चैनल के माध्यम से हम आपसे बात करते रहेंगे। आपकी अगर कोई समस्याएं हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे शेयर करते रहें। चैनल को भी सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो आपको तुरंत उपलब्ध होते रहें। आज हम बस इस पाठ में इतना ही
बता करके विराम देते हैं। फिर हम हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे आपसे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।